अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का नेम है और इसमें हमने डिस्कस करना है लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है और इससे हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस जो हैं वो किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। इस चीज़ के हवाले से हमने डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट की तरफ हम चलते हैं। इस लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट क्या होती है? तो ये क्या कहता है लॉ, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस। अभी हम इसको मैथमेटिकली सीखते भी हैं। इसका मतलब क्या है कि द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है, क्योंकि हम इस चैप्टर में बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में दो तरह के रेट्स होते हैं। एक रेट हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का होता है और एक रेट हमारे पास क्या होता है, रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन का होता है। तो वो क्या कहता है, वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेज के है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के, अगर प्रोडक्ट है तो उसके प्रोडक्ट के डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो अब हम इसको देखें, बात करें तो एक्टिव मैस का मतलब क्या होता है। एक्टिव मैस का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। एक्टिव मैस का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन किसकी, या तो वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है या वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है। तो क्या है जी, अब अगर हम इसको डिफाइन करके देख लें लॉ ऑफ मास एक्शन को, द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर मेरे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आपके पास उसमें ये रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। मैंने एक ये जनरल रिएक्शन लिखा कि जिसमें ये रिएक्टेंट है ए और ये हमारे पास है बी और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है सी और ये क्या बन रहा है, डी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होना, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने का जो रेट होगा उसे हम नाम देंगे दिस इज़ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अब हमारे पास क्या है, ए और बी। तो हम कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। और जो ए और बी के मोल्स होंगे ना, इसके ए मोल्स हैं, इसके बी मोल्स हैं, इन मोल्स को पावर में लिख दिया जाता है। तो ए की पावर ए है, बी की पावर बी है। तो हमें पता चल गया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारे पास ये आ गया। और जब हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है और वो कांस्टेंट हमारे पास क्या आ जाता है, के एफ। ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हमारे पास आ गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ ए एंड बी। अब ये जो ए और बी है, स्मॉल ए और बी, ये क्या है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं। कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ए है तो इसके अगर 1 मोल है, 2 मोल है, जितने भी मोल्स होंगे इसके, तो इन मोल्स को हम इस तरह पावर में लिख दिया करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज होना, इसका जो रेट होता है, इस रेट को हम नाम देते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन कॉन्सेंट्रेशंस के प्रोडक्ट की, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। और अब सी के मोल्स हमारे पास सी है, डी के मोल हमारे पास डी है, तो इन मोल्स को हमने क्या कर दिया, इस तरह से पावर में लिख देना है। तो हमारे पास ये रिलेशन बनकर आया था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये हमारे पास आ रहा है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो बिल्कुल उसी तरह अगर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म कर दें, तो इस प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज़ के आर।
तो हमें पता चल गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल है के आर सी की पावर सी डी की पावर डी। अब इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होता है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है किसके? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो अगर हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या वैल्यू थी बताइए? के एफ ए की पावर ए, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल है? के आर सी की पावर सी डी की पावर डी। अब हमने यहाँ से इन दो कांस्टेंट्स को सेपरेट करना है, तो के आर इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो बनेगा के एफ ओवर के आर, ये बनेगा सी की पावर सी डी की पावर डी ए की पावर ए और बी की पावर बी। और अब ये जो दो कांस्टेंट्स के दरमियान रेशो है ये किसके इक्वल होती है? के सी के। और ये सी और डी हमारे पास प्रोडक्ट में है, ए और बी रिएक्टेंट में है, तो के सी का जो फॉर्मूला हमारे पास फाइनल बनेगा तो के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के इक्वल होता है। मतलब सी और डी हमारे पास प्रोडक्ट हैं, ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट है, तो के सी का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा? के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट हमारा फॉर्मूला जो है वो बन जाता है। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन है। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हमने यहाँ पर लिखी है ना, इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन होता है। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट को इससे हम रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो के सी हमारे पास है जो कि प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट है एट इक्विलिब्रियम, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि के सी इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, कि के सी जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होगा। अब इस लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करके देखते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन है N2 + 3H2 gives 2NH3, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब हमने इसका के सी लिखना है, तो के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट ना, तो प्रोडक्ट में क्या है? NH3, इसका क्या आ जाएगा जी हमारे पास स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास? N2 आ जाएगा, और यहाँ पर H2 इसके मोल्स कितने थे? 3 थे, तो ये यहाँ पर इस तरह पावर में आ जाएंगे। तो आप किसी भी इक्वेशन का के सी एक्सप्रेशन जो है वो लिख सकते हैं। के सी का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में NH3 था, इसके 2 मोल्स थे तो इसका स्क्वायर बन गया, ओवर रिएक्टेंट N2, H2 के कितने मोल्स थे? 3 मोल, तो वो 3 हमारे पास यहाँ पर पावर में आ जाता है। तो ये हमने सीखा जी लॉ ऑफ मास एक्शन। कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास आ जाए तो उसको इन टर्म्स ऑफ के सी किस तरह से लिखा जा सकता है, ये चीज़ आपने यहाँ पर सीख ली। अब इसके बाद एक एग्ज़ाम्पल है आपके पास, ये हमारी एक एग्ज़ाम्पल है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इससे आपके पास एक तो CH4 बनता है और साथ में क्या बनता है? वाटर बनता है। कहता है इसका के सी एक्सप्रेशन लिख कर दिखाओ। तो के सी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? CH4, और साथ में क्या आ जाएगा? वाटर, ओवर रिएक्टेंट में क्या आ जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। H2 इसके कितने मोल्स थे? 3 मोल, तो ये 3 यहाँ पर इस तरह से पावर में आ जाता है। तो आप किसी भी इक्वेशन का के सी एक्सप्रेशन जो है इस तरह से बनाकर लिख सकते हो। नेक्स्ट फिर वही बात जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जो के सी की वैल्यू है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कि अगर हम बात करें के सी ओनली चेंज विद टेम्परेचर, ना तो प्रेशर से के सी चेंज होता है, ना वॉल्यूम से के सी चेंज होता है, ना कॉन्सेंट्रेशन से के सी चेंज होता है। के सी ओनली चेंज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के केस में के सी आपके पास क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। और दूसरी बात, के सी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन।
कॉन्सेंट्रेशन पे भी कैसे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करता। तो कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और इंडिपेंडेंट है कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर एंड वॉल्यूम पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आ जाता है जी यूनिट ऑफ केसी। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी हमने फाइंड आउट किया है, इसके यूनिट्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये इक्वेशन आ जाती है H2 + I2 गिव्स टू HI। तो अपने सबसे पहले क्या करना है, केसी लिखना है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है HI और इसके कितने मोल्स से 2 मोल्स, तो ये पावर में आ जाएंगी, डिवाइडेड बाय H2 और ये क्या आ जाएगा I2। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। तो मोल पर डीएम क्यूब का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। नीचे H2 के यूनिट्स क्या आएंगे, मोल पर डीएम क्यूब। I2 के यूनिट क्या आएंगे, मोल पर डीएम क्यूब। अब मोल पर डीएम क्यूब यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसको अगर मैं कंबाइन करके लिखूँ तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा, ये भी स्क्वायर है। तो ये दोनों हमने कहा था क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको पता चल जाता है कि अगर डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। अब व्हाट इज़ डेल्टा एन, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। डेल्टा एन इज़ नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट के कितने मोल हैं, 2 मोल्स। रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं, 1 और 1 2 मोल्स। तो डेल्टा एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो कभी भी कोई इक्वेशन गिवन हो और उसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो उस इक्वेशन के लिए केसी का कोई यूनिट भी नहीं होगा। तो केसी हैज़ नो यूनिट। अब इसकी बात कर लें तो ये है जी आपके पास N2O4 जब डिकम्पोज होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, NO2 में चेंज हो जाता है। अब कहता है इसका केसी एक्सप्रेशन लिखो। तो ये है कॉन्सेंट्रेशन, क्या फार्मूला है, मोल पर डीएम क्यूब, उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर की बजाय हमने इसको क्या कर लिया, 2 टाइम्स लिख लिया, इसका मतलब भी स्क्वायर ही था, डिवाइडेड बाय N2O4, इसका यूनिट क्या था, मोल पर डीएम क्यूब। तो 1 मोल पर डीएम क्यूब, एक इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी का यूनिट आपके पास क्या बचेगा, मोल पर डीएम क्यूब आपके पास इसका यूनिट बाकी बच जाता है। अब ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रहा हूँ जी कि H2+ कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं, इनके रिएक्शन करने से आपके पास वाटर बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ होती है। आपने क्या करना है, इनका केसी का यूनिट बनाकर बताना है कि इसके लिए केसी का क्या यूनिट आएगा और इस इक्वेशन के लिए केसी का यूनिट क्या आएगा। तो केसी का फॉर्मूला आपको पता है ना, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो आप इसको लिख लोगे केसी PCl3Cl2 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, PCl5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने मोल पर डीएम क्यूब पुट कर दिया, यहाँ पर मोल पर डीएम क्यूब कर दिया, यहाँ पर मोल पर डीएम क्यूब। तो 1 मोल पर डीएम क्यूब इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी जो यूनिट बचकर आएगा इसका मोल पर डीएम क्यूब, इसका यूनिट भी आपके पास आ जाता है। तो इस तरह किसी भी इक्वेशन के आप क्या कर सकते हो, केसी एक्सप्रेशन जो है फाइंड आउट कर सकते हो और उस एक्सप्रेशन से उसका यूनिट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। अब के सी और के पी के बारे में आपको पता चला, तो के पी और के सी का जो रिलेशन होता है ना, ये एमसीक्यूज में पूछा जाएगा आपसे कि के पी और के सी का क्या रिलेशन होता है। तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। क्या फॉर्मूला है, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। तो डेल्टा एन हमारे पास क्या होता है, अभी मैंने बता दिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर हमारे पास जो डेल्टा एन है वो 0 आ जाता है तो के पी और के सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं। अगर डेल्टा एन आपके पास पॉजिटिव आ जाता है तो के पी ग्रेटर देन के सी हो जाता है। अगर डेल्टा एन नेगेटिव आ जाता है तो के पी लेस देन क्या हो जाएगा, के सी हो जाता है। तो इस तरह से हमें इसके बारे में पता चल जाता है कि के सी का एक्सप्रेशन और उसका यूनिट जो है कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है।
लास्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, व्हाट इज़ ली शाटलियर प्रिंसिपल। तो इसको हम देख लेते हैं जी। ये क्या कहता है ली शाटलियर प्रिंसिपल, कि अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, एक सिस्टम क्या है, पहले से इक्विलिब्रियम पर है, और उस इक्विलिब्रियम पर आपने क्या किया, उस सिस्टम पर आपने स्ट्रेस अप्लाई किया। अब व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस में आप कह सकते हो जी, इसमें आपने प्रेशर चेंज किया, आपने इसमें वॉल्यूम चेंज किया, आपने इसमें कॉन्सेंट्रेशन चेंज की, आपने इसमें टेम्परेचर चेंज किया। तो आपके पास ये एक चेंज अप्लाई करने से डायरेक्शन की पोजीशन पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये बात जो है वो हमने सीखनी है। तो लॉ क्या कहता है, ली शाटलियर प्रिंसिपल, इफ़ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, कि एक सिस्टम पहले इक्विलिब्रियम पर था, उस पर आपने क्या किया जी, स्ट्रेस अप्लाई किया। स्ट्रेस क्या है, प्रेशर चेंज कर देना, वॉल्यूम चेंज कर देना, टेम्परेचर चेंज कर देना। तो वो सिस्टम क्या करेगा, उस स्ट्रेस को अपोज करेगा, उस स्ट्रेस को मिनिमाइज करने की, नलीफाई करने की कोशिश करेगा जहाँ तक उससे पॉसिबल हो सकेगा। तो ये हमारे पास क्या होता है जी, ली शाटलियर प्रिंसिपल होता है कि अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो सिस्टम इस तरह से एक्ट करेगा कि उस आपके पास स्ट्रेस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद इसकी एग्जांपल में आपके पास सबसे पहली ये वाली आ जाती है एक एग्जांपल, इसका नाम है जी हैबर्स प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन जी, ये वाला क्या है हमारे पास, ये हैबर्स प्रोसेस है। हैबर्स प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस होता है दैट इज़ हैबर्स प्रोसेस। इसमें क्या होगा, 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, और आपके पास क्या बना देगा, 2 मोल अमोनिया बना देगा। अब ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हो जाता, आपको सबसे पहले इसमें टेम्परेचर देना पड़ता है 400 डिग्री सेल्सियस, आपको इसमें प्रेशर देना पड़ता है 200 ATM प्रेशर, आपको इसमें कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है जो कि क्या है, आयरन मेटल होती है। तो ये चीज़ें जब हमारे पास आपस में बनेंगी तो इनके मिलने से क्या बन जाएगा जी, आपका अमोनिया बन जाता है। तो हैबर्स प्रोसेस। अब यहाँ पर किस तरह से ली शाटलियर अप्लाई हो सकता है, कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूँ, तो अगर मैं एक रिएक्टेंट ऐड कर दूँ कोई इसमें, और प्रोडक्ट को मैं कॉन्टीन्यूसली क्या करता जाऊँ, रिमूव करते जाऊँ, तो प्रोडक्ट में अगर रिमूव करूँ, रिएक्टेंट अगर मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो डायरेक्शन किस तरफ जाती है, फॉरवर्ड में जाती है। प्रोडक्ट रिमूव, डायरेक्ट रिएक्टेंट ऐड करने से डायरेक्शन जाती है फॉरवर्ड में। और इसी तरह अगर प्रोडक्ट ऐड किए जाएं और रिएक्टेंट रिमूव किए जाएंगे, अगर क्या है, प्रोडक्ट आपके पास क्या किए जाएं, रिमूव किए जाएं, और अगर हमारे पास रिएक्टेंट जो है इसको भी क्या किया जाए, कम किया जाए, तो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जा सकती है, आपके पास रिवर्स में आ सकती है। अब एक ये वाला रिएक्शन है 2SO2 + O2 गिव्स 2SO3। अब ये कैटलिस्ट है आपके पास इस रिएक्शन का V2O5, दिस इज़ वनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो ये कैटलिस्ट है, इतना टेम्परेचर आपको यहाँ पर देना पड़ता है इस रिएक्शन में, और इतना हमारे पास क्या होता है, प्रेशर होता है, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाती है, SO3 बन जाती है। तो ये वाले जो रिएक्शंस हैं ये फर्दर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन जो है उसमें भी आपके पास क्या हो सकता है, यूज़ हो सकता है। तो यहाँ तक आपके पास जी आपने सीख लिया लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, केसी एक्सप्रेशंस जो है किस तरह से बनाए जा सकते हैं, उसके बाद आपने केसी के यूनिट्स किस तरह से फाइंड आउट किए जा सकते हैं, उसके बाद आपने एग्जांपल्स को सॉल्व किया कि केसी के रिलेशन किस तरह से लिखा जा सकता है, और लास्ट पे आपने डिस्कस किया व्हाट इज़ ली शाटलियर प्रिंसिपल, कि अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है उस पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो सिस्टम जो है उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर ये कंप्लीट होता है। कोई क्वेश्चन होगा, कोई कन्फ्यूजन होगी, आपने कमेंट्स में लाजमी पूछना है, लेक्चर का फीडबैक आपने लाजमी देना है, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आपने लाजमी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।